आप लोग जानते हैं इंडिया का एडिशन किसे कहा जाता है? आई एम श्योर साइंटिस्ट की बात करें तो मेरे जैसे आपके माइंड में भी नाम आएंगे, एपीजे अब्दुल कलाम, विक्रम साराभाई, होमी जे भाभा, या अभी रिसेंटली आपने मूवी देखी होगी नंबी नारायणन। बट नन ऑफ दीज आर नोन एज एडिशन ऑफ इंडिया। नमस्कार, राधे राधे। मैं ऋषभ शर्मा, आप देख रहे हैं सेंसिटिव लाइन्स और ये सीरीज है अबाउट अनसन हीरोज ऑफ इंडिया, भारत के गुमनाम नायक। आज हम बात करेंगे गोपाल स्वामी दोरास्वामी नायडू के बारे में, हु इज कॉमनली नोन एज जीडी नायडू, और इन्हें ही इंडिया का एडिशन भी कहा जाता है। बिना किसी फॉर्मल एजुकेशन के इन्होंने 70 से ज्यादा आविष्कार किए और न्यू एंटरप्रेन्योरशिप की नींव रखी इंडिया में, और एजुकेशन सेक्टर में भी इनका काफी अहम योगदान है। जीडी नायडू का जन्म कोयम्बटूर से करीब 25 किलोमीटर दूर कलंगल नाम के गांव में हुआ। छोटी आयु में इनकी मां का देहांत हो गया। इनके पिता ने इनकी परवरिश करी। जीडी नायडू की स्कूलिंग 3rd क्लास तक ही हुई है। काफी शरारती हुआ करते थे। इनकी शरारतों से परेशान होकर इनके पिता ने इनको स्कूल से निकालकर और कलंगल के थोड़ा बाहर एक खेत में काम करने के लिए भेज दिया। एक दिन इनके खेत के पास एक लैंकाशायर नाम का ब्रिटिशर आया उसकी बाइक से। उसकी बाइक कुछ खराब हो गई। उसने जीडी नायडू से केरोसिन ऑयल और एक कपड़ा लेके आने को कहा। जीडी नायडू ने उसको दिया और उसने उनको रिपेयर करते हुए, बाइक को सही करते हुए देखा। और यहाँ से मतलब जीडी नायडू का पूरा, आप बोल सकते हैं कि लाइक उनका माइंडसेट ही चेंज हो गया। ही वॉज सो फैसिनेटेड विद बाइक की उन्होंने ठान ली कि मेरे को बाइक लेनी है। उसके बाद वो खेत से काम छोड़ के कोयम्बटूर चले गए। शहर जाके उन्होंने वेटर की एक नौकरी शुरू की और जहाँ पे उनको 3 रुपए महीना की कमाई होती थी। इस वेटर की नौकरी के साथ साथ जीडी नायडू ने और भी बहुत से काम किए और कुछ पैसे इकट्ठे कर लिए। और 1 साल बाद वो उसी ब्रिटिश अंग्रेज के पास पहुंचे जिसकी उन्होंने बाइक गांव में खराब होती देखी थी। उसको उन्होंने 400 रुपए देकर उसकी बाइक खरीद ली। बाइक काफी महंगी थी, बट लैंकाशायर ने इनकी डेडिकेशन, इनके फैक्सीनेशन से प्रभावित होकर इनको बाइक 400 रुपए में सेल कर दी। अब मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ, आपको अगर आपकी पसंदीदा बाइक मिल जाए, लेट से आपको हायाबुसा या आपको BMW या कुछ ऐसी हार्ले डेविडसन आपको बाइक मिल जाए, तो आप क्या करेंगे? आई एम श्योर मैं तो एक लॉन्ग ड्राइव के लिए निकल जाऊंगा, कुछ लोग लद्दाख निकल जाएंगे। बट जीडी नायडू वॉज अ डिफरेंट पर्सन, ही वॉज अ जीनियस। और जीनियस जो लोग होते हैं वो हर काम थोड़ा डिफरेंट तरीके से करते हैं। जीडी नायडू ने भी वही किया। एक लॉन्ग ड्राइव पे जाने के बजाय जीडी नायडू ने बाइक का अंजर पंजर खोल दिया। जीडी नायडू ने बाइक के सारे पार्ट्स खोल दिए और उसको असेंबल करना सीखा। और एक बार नहीं, उन्होंने 2-3 बार बाइक को लाइक असेंबल किया, फिर डिसेंबल किया, और इस तरह से उन्होंने बाइक को लाइक असेंबली पे वर्क करना उन्होंने सीखा। इसके बाद कुछ सालों तक जीडी नायडू ने ओंडी पुत्तूर में एक कॉटन स्पिनिंग फैक्ट्री में काम किया। मगर वो कहाँ रुकने वाले थे? ही वॉज अ लाइक बोर्न बिजनेसमैन। ही सेट अप हिज ओन कॉटन स्पिनिंग फैक्ट्री इन सिंगलवुड अराउंड World War I। उनकी कुछ यूनिक टेक्निक्स एंड वर्किंग स्टाइल की वजह से उनको काफी प्रॉफिट हुआ और 1 लाख से ज्यादा उन्होंने विद इन अ ईयर ही उस अपने कॉटन स्पिनिंग फैक्ट्री में अर्न किया। इसके बाद वो कॉटन ट्रेडिंग के लिए मुंबई चले गए। वहां पे कॉटन ट्रेडिंग के बिजनेस में उन्होंने कदम रखा, बट वो इतने सक्सेसफुल नहीं रहे और जितना भी उन्होंने अर्न किया था कॉटन स्पिनिंग फैक्ट्री में, वो सब कुछ उन्होंने वहां पे खो दिया। बट जीनियस की पहचान होती है उनके कभी ना झुकने वाले इरादे। महान लोग भी प्रॉब्लम फेस करते हैं, बट उनमें जज्बा होता है प्रॉब्लम से आगे निकलने का। वो हार नहीं मानते और यही उनको सबसे अलग बनाता है और महान बनाता है। हमारे जीडी नायडू ने भी वापस कोयम्बटूर आए, वापस आके फिर से वेटर की नौकरी शुरू कर दी। साथ ही साथ इंग्लिश सीखने के लिए और अपने ऑटोमोबाइल्स वाले पैशन को फॉलो करने के लिए उन्होंने मिस्टर स्टेन्स, जो कि एक शेवरोले कंपनी के ट्रक इंपोर्टर थे इंडिया में, उनके यहाँ पे जॉब शुरू कर दी पार्ट टाइम। लाइक दिन में वो वेटर की नौकरी करते थे और शाम को मिस्टर स्टेन्स के यहाँ पे जो मिसेज स्टेन्स थी उनकी हेल्प किया करते थे किचन में और बाकी हाउस होल्ड का वर्क्स में। इसी के साथ साथ धीरे धीरे उनकी मित्रता बढ़ती चली गई मिस्टर स्टेन्स के साथ भी। जीडी नायडू जो भी अर्न करते थे एज अ वेटर और बाकी जो स्टेन के यहाँ पे काम करके जो उनको मिलता था, वो स्टेन्स की वाइफ के पास वो जमा करने लगे। एक दिन स्टेन्स ने पूछा उनसे कि आप जीडी नायडू जी, आप ये इतना पैसा जो इकट्ठा कर रहे हैं, आप क्या करेंगे, क्या करना चाहते हैं? तो जीडी नायडू जी ने कहा कि मैं एक बस लेना चाहता हूँ। मिस्टर स्टेन्स ने कहा कि आपको जितना आपको सैलरी मिलती है, जो पैसे आप इकट्ठे कर रहे हैं, उस तरह से तो आपको बहुत साल लग जाएंगे आपको बस लेने के लिए। तो मिस्टर स्टेन्स ने उनकी हेल्प की, उनको एक बस उधार दे दी। उन्होंने कहा कि आप जो पैसे अर्न करेंगे, आप धीरे धीरे मुझे मेरा जो लोन है आप चुकाते रहिएगा, आप ये बस चलाइए। उनको जो एक चांस चाहिए था वो उनको मिल चुका था। इसके बाद जीडी नायडू ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके बाद वो बिना रुके, बिना थके, बिना किसी चीज की परवाह किए उन्होंने लगातार 12 सालों तक ये बस चलाई। इस 12 सालों के दौरान उन्होंने एक बस से बस को बढ़ाकर
अपना बिजनेस ग्रो करते हुए 280 बसेस का फ्लीट खड़ा कर दिया। 12 सालों की मेहनत के बाद जीडी नायडू के पास इंडिया का सबसे बड़ा बस फ्लीट था। 280 बसेस उनके पास थी और 2870 वर्कर उनके यहाँ पे काम किया करते थे। और ये जो 2870 इनके वर्कर थे, इनको सबको खुद नायडू जी ने ट्रेन किया था ड्राइविंग के लिए। बट बढ़ते हुए बिजनेस के साथ चुनौतियां भी आती हैं। नायडू जी ने भी चुनौतियां फेस की। बढ़ते बिजनेस के साथ उसको संभालना एक बड़ी चुनौती था। बसों का रख रखाव एक बड़ी समस्या बन रहा था। इस समस्या के निदान के लिए जीडी नायडू जी पहुंचे अमेरिका, फोर्ड मोटर्स कंपनी के हेडक्वार्टर। वहां पे उन्होंने व्हीकल मेंटेनेंस ट्रेनिंग ली और इंडिया वापस आकर अपने वर्कर्स को ट्रेन किया। 1941 में नायडू जी ने एक प्रोफेशनल कोर्स शुरू किया ऑटोमोबाइल सेक्टर में, जहां पे वो 90% प्रैक्टिकल नॉलेज देते थे और 10% थ्योरेटिकली वर्कर्स को या जो लोग स्टूडेंट थे उनको समझाते थे। और उनका मानना था कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में रिपेयरिंग में कोई भी आ सकता है, इवन 10th क्लास पास या 10th फेल लोग भी इसको सीख सकते हैं। उस जमाने में उनका फोकस था कस्टमर सर्विस और ऑपरेटिंग कॉस्ट मिनिमाइज करने पे। इसके लिए उन्होंने बसेस का मेंटेनेंस सेंटर स्थापित किए, जहां उनकी बसेस का रखरखाव होता था और उनका ऑपरेटिंग जो कॉस्ट होती थी वो मिनिमाइज की जाती थी। इसके साथ साथ उन्होंने एक मॉडर्न जंक्शन भी बनाया, जहां पे पैसेंजर्स के लिए सुविधा थी, टॉयलेट्स की, पानी पीने के लिए उनकी कैंटीन थी, उनके रुकने के लिए आराम घर थे। और वहीं पे टिकट घर भी होता था जंक्शन पे, जहां से आप टिकट लेके कोयम्बटूर से सीधा कन्याकुमारी जा सकते थे। आपको बार बार टिकट लेने की जरूरत नहीं थी। एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे, जीडी नायडू ने 1933 में एक अंग्रेज को हायर किया टू इम्प्रूव बिजनेस ऑपरेशंस। ये उस समय एक बहुत बड़ी बात थी। जब अंग्रेज हम पे राज कर रहे थे उस समय जीडी नायडू ने एक अंग्रेज को अपने काम पे रखा। ऐसा कहा जाता है कि घूमने से और नए लोगों से मिलने से ज्ञान बढ़ता है, और शायद जीडी नायडू को किसी थ्योरी में बिलीव था। ऐसी ही एक यात्रा के दौरान जीडी नायडू जर्मनी में थे, जहां उन्हें इलेक्ट्रिक रेजर बनाने का आइडिया आया। ये इंडिया का फर्स्ट इलेक्ट्रिक रेजर था और दुनिया का भी वन ऑफ द फर्स्ट इलेक्ट्रिक रेजर था। जीडी नायडू ने 1936 में पतले ब्लेड्स भी इन्वेंट किए जो कि रेजर में यूज होते थे, जिसके लिए उनको लैपिस फेयर में फर्स्ट प्राइज मिला। एक अन्य साइंस फेयर में उनको थर्ड प्राइज मिला, जो कि खुद हिटलर ने उनको दिया था। जीडी नायडू नित नए इन्वेंशन में लगे रहते थे, जो देश के लिए उपयोगी भी थे और जरूरी भी। 1937 के आसपास भारत में इलेक्ट्रिक मोटर्स की भारी कमी हो गई, जिसके निदान के लिए जीडी नायडू ने बाला सुब्रमण्यम के साथ मिलकर भारत के पहले इलेक्ट्रिक मोटर का इन्वेंशन किया। लेकिन ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे कि उनकी इंडस्ट्रियल मोनोपोली को कोई चैलेंज मिले, इसीलिए उन्होंने इलेक्ट्रिक मोटर में यूज होने वाली स्टैंपिंग पे कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी, जो कि अब इंपोर्ट करना पॉसिबल नहीं था और उससे कॉस्ट भी बढ़ जाती। मगर जीडी नायडू वो किसी भी चुनौती के आगे झुकने वाले नहीं थे, इसलिए उन्होंने स्टैंपिंग भी इंडिया में ही इन्वेंट कर दी और इलेक्ट्रिक मोटर्स का को प्रोडक्शन किया उनकी कंपनी ने, और भारत को इलेक्ट्रिक मोटर्स में सेल्फ सफिशिएंट बना दिया। जीडी नायडू केवल इंडस्ट्रियल इन्वेंशन तक नहीं रुकने वाले थे। 1941 में उन्होंने 40 एकड़ का एक फार्म पोंदूर में शुरू किया। उस फार्म में उन्होंने बहुत से प्रयोग किए और बहुत ही अच्छी किस्मों के पौधे उन्होंने विकसित किए। यूजुअली एक मक्के के पौधे पे यानी एक कॉर्न प्लांट पे 2 से 3 भुट्टे आते हैं, मगर जीडी नायडू ने एक ऐसी इन्वेंशन की, एक ऐसी वैरायटी इन्वेंट की जिसपे 30 से लेके 35 तक भुट्टे आते थे और उसकी हाइट 20 फुट थी। ऐसी कुछ खोज उन्होंने कपास, चने और पपीते के पौधों पे भी की, जिसको देखने के लिए नोबेल साइंटिस्ट, नोबेल पुरस्कार विजेता सीवी रमन भी उनके खेत पर आए और बाकी काफी सारे इमिनेंट पर्सनैलिटीज उस टाइम के साइंटिस्ट लाइक विश्वेश्वरैया भी उनके फार्म को विजिट किया। 1941 में ही जीडी नायडू ने एक 5 वोल्ट रेडियो सेट का भी इन्वेंशन किया, जो कि केवल 70 रुपए में उपलब्ध था। उस समय में जो भी रेडियो सेट अवेलेबल थे, इनका प्राइस जीडी नायडू का बनाए हुए रेडियो सेट का प्राइस सबसे कम था। 1944 में जीडी नायडू ने अपने सभी बिजनेसेस में एक्टिव इन्वॉल्वमेंट से रिटायर होकर समाज सेवा में जुटने का फैसला किया। उसके बाद उन्होंने बहुत से सामाजिक कार्य की, जिसमें सबसे अहम था पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट की स्थापना करना। 1945 में आर्थर होप पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट की स्थापना कोयम्बटूर में हुई, जिसके लिए नायडू जी ने 1.5 लाख रुपए और कुछ किताबें भेंट की। उन किताबों का उस टाइम पे मूल्य था 67,000। रिटायर होने के बाद भी जीडी नायडू को कुछ नया करने का, कुछ इन्वेंट करने का जज्बा घेरे रहता था। 1952 में इन्होंने एक पेट्रोल से चलने वाली कार विकसित करी, जिसकी कीमत केवल 2,000 रुपए थी, मगर सरकार से जरूरी लाइसेंस न मिलने के कारण इसका प्रोडक्शन नहीं हो पाया और ये सारा इनका जो प्रोजेक्ट था ये बीच में ही बंद हो गया। अपने जीवन में जीडी नायडू ने बहुत से आविष्कार किए, जिनमें सबसे अहम और सबसे ज्यादा पॉपुलर जो इंडिया के पहले भी थे वो थे बॉल पेन, बॉल रिफिल, कार्बन पेपर, कार्बन मेकिंग मशीन, ड्रिलिंग मशीन, रेजर, इलेक्ट्रिक मोटर, जूस एक्सट्रैक्टर,
और ऐसे न जाने कितने आविष्कार जीडी नायडू ने किए। ही वॉज ऑलवेज पैशनेट टू सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ कॉमन मैन। उन्होंने एक ऐसी टेक्निक बनाई जिससे घर एक दिन में बनाया जा सकता था। इसके लिए उन्होंने वीवी गिरी, जो कि हमारे उस समय के उपराष्ट्रपति थे, उनको इनवाइट किया कोयम्बटूर में। वीवी गिरी जी ने, जो हमारे उपराष्ट्रपति थे, उन्होंने सुबह 9:30 बजे उस मकान की नींव रखी और शाम को 8:30 बजे मकान का निर्माण कार्य पूरा हो गया। केवल 11 घंटों में जीडी नायडू ने घर बना के दिखा दिया। और उनकी इच्छा थी कि ये घर, हम ऐसे घर हर गरीब को, हिंदुस्तान के हर गरीब को उपलब्ध कराएं, और 1000 रुपए में वो ये उपलब्ध कराना चाहते थे सबको। 1973 में जीडी नायडू ने अपनी सभी 280 बसेस को सेल कर दिया। इससे धनराशि प्राप्त हुई, उसको समाज कल्याण के लिए दान कर दिया। 1974 में भारत के कोहिनूर ने आखिरी सांस ली, मगर अंतिम समय तक वो कुछ न कुछ सीखने के लिए लालायित रहे। जीडी नायडू हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत है। जीनियस वर्ड भी इनके लिए छोटा शब्द है। हम ऐसी महान आत्मा को प्रणाम करते हैं। आशा करता हूँ कि आप सब इनसे कुछ ना कुछ सीख लेंगे और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा प्राप्त करेंगे। जय हिंद। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसको खूब शेयर कीजिए, जिससे सब लोग भारत के अनजान हीरो की कहानियां जान पाए। और आगे भी ऐसे स्टोरीज जानने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, सो दैट आपको डायरेक्टली नोटिफिकेशन मिल जाए।